नमस्कार दोस्तों। तो गुरुकुल पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक मैथ के जो है 4-5 वीडियो इस पर डाले जा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। और स्क्वायर का है, क्यूब का है, मल्टीप्लाई का है, एडिशन का है, इस तरीके से। तो आज हम लोग जो है मैथ में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मैथ का जो पहला चैप्टर है हम लोगों का वो है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति का मतलब होता है कि जो हम लोग पद्धति यूज करते हैं, जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, प्रणाली यूज करते हैं, वह किस पर आधारित है। तो अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, संख्या पद्धति की बात करें, तो इसमें अगर देखा जाए कि कई तरीके की संख्या पद्धतियों का यूज होता है। जैसे अगर हम देखें तो बाइनरी सिस्टम भी आप लोग सुने होंगे कि बाइनरी सिस्टम में हम लोग किसका यूज करते हैं, 0 का या 1 का। कंप्यूटर जो भी है वह यही लैंग्वेज समझता है, ठीक। इसके बाद ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर देखा रोमन डिजिट का यूज किया जाता है। तो अलग अलग प्रणालियाँ। लेकिन हमारे कंपटीशन में अगर देखा जाए या इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो प्रणाली है, जो यूज किया जाता है, वह डेसिमल सिस्टम है, यानी दशमलव पद्धति है, ठीक है। यानी जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला जो नंबर होता है पिछले नंबर से 10 गुना होता है, ठीक। जैसे अब कोई नंबर हम लोग लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे अगर हम बोलते हैं तो यानी जितना हम इधर बढ़ते जाएंगे तो पिछला जो नंबर होगा, स्थान जो होगा, उसका अगला जो भी नंबर लिखेंगे उसका 10 गुना बढ़ता जाएगा। ये दशमलव पद्धति, ठीक। दूसरा अगर देखा जाए कि दशमलव पद्धति का मतलब ये होता है कि इसमें कुल मिलाकर के जो पद्धति बनाया गया है तो इसमें कुल मिलाकर के 10 अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। और वो अंक कौन कौन से हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक। तो दशमलव पद्धति में हम इन अंकों का प्रयोग करते हैं। और टोटल अगर देखा जाए कि कितने डिजिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इस पद्धति का प्रयोग करने के लिए हम कुल 10 अंकों की सहायता से इस सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, संख्या पद्धति में क्या है। चलिए, तो नंबर सिस्टम अगर देखा जाए, संख्या पद्धति अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत तरीके से नंबर जो है इसमें जुड़े हुए हैं। तो इनको अलग अलग जो हम तोड़ेंगे और इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए कि इस नंबर सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक देखा जाए तो जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर, और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति जो है, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कई तरीके से संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और दूसरा होगा हमारा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, ठीक। अब अगर हम लोग वास्तविक संख्या का प्रयोग देखें तो देखा जाए कि हमारे कंपटीशन में जो यूज होता है वह इन्हीं रियल नंबर का ही, यानी इन्हीं वास्तविक संख्या का प्रयोग होता है, ठीक। जब आप हाई मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उसमें अगर देखा जाए तो ये इमेजिनरी नंबर का हमें यूज होता है। लेकिन यहाँ हमें हमारे कंपटीशन के दृष्टि से देखा जाए तो हमें केवल वास्तविक नंबर को लेकर के चलना है। काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर में इतना समझिए कि उसका हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसको लिखा जाता है i बराबर जो है रूट में -1, ठीक। ऐसी संख्याएं पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन हम केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप सोए हुए हैं तो आपको कल्पना आया, सपना आया कि आप राजा बन गए, ठीक। वही कंडीशन यहाँ है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसको कल्पना किया जाता है, यानी आयोटा बोला जाता है। तो i² बराबर जो है इसका वैल्यू -1 हो गया, ठीक। इससे हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आते। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है इसको आगे चल करके
दो पार्ट में डिवाइड किया गया रियल नंबर को। एक हो जाता है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरा जो हो जाता है वह अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति, यानी कई संख्याओं का ये जुड़ाव है, कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग तोड़ेंगे दो पार्ट में, पहला हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या। अब जो वास्तविक संख्या है वो दो पार्ट में इनको तोड़ा जा सकता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक। और काल्पनिक संख्या ऐसा हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। आई बराबर क्या होता है, रूट में -1, या दोनों तरफ का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आई स्क्वायर बराबर देखा जाए तो -1। आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, ठीक। आगे अगर चला जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इसमें क्या है, तो इसमें यह है कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी संख्या है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जहां q का जो मान है, जहां q का मान है वह 0 के बराबर ना हो, वो जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या हैं, ठीक। और अपरिमेय संख्या में क्या है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में, यानी कहने का मतलब ये है कि भिन्न के रूप में अगर हम इनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक। तो आगे हम लोग इस पर और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। इतना समझ में आया तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने समझा कि भाई संख्याओं का कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। अब संख्याओं को हम कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, कितने पार्ट में अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक हम किसे कहते हैं, तो सिंपल, यानी प्राकृतिक हम उसे कहते हैं जो गॉड गिफ्टेड हो, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया हो, जिसका निर्माण मानव जाति के द्वारा संभव ना हो, ठीक। तो उन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं। और जो चीजें मानव जाति निर्माण कर सकता है उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं, यानी बनावटी चीजें कहते हैं। अब जैसे देखा जाए तो पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, झरने, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें प्राकृतिक है, गॉड गिफ्टेड है। जो हम लोग हवा लेते हैं वो भी अगर देखा जाए तो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, प्राकृतिक है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सबसे पुराना सभ्यता है तो वह देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। उससे पहले मानव का विकास जब हुआ तो मानव जंगलों में रहता था, धीरे धीरे क्षमता बढ़ी, नदियों के किनारे रहना स्टार्ट किया, फिर भोजन, पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जब हम आगे देखते हैं कि भाई जो संख्याएं आज हम प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया। जब हम और डीपली जाने का हम प्रयास करते हैं कि अगर हम लोग 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, यानी ये जो संख्याएं हम लोग आज लिख रहे हैं इसको सबसे पहले बनाया किसने। तो जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि इन संख्याओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक। तो इसीलिए ये संख्याओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई बल्ब का आविष्कार किसने किया तो आप बताएंगे एडिसन ने किया, ठीक। तो एडिसन ने किया तो हम जानते हैं कि भाई बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया, यानी ये अगर देखा जाए तो ये कृत्रिम चीजें हैं, ठीक।
तो ये 1 2 3 4 या इस तरीके जो संख्याएं हैं, तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया ये जानकारी नहीं। तो इसलिए इन संख्याओं को बोल दिया जाता है कि भाई ये जो संख्याएं हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इनको जब प्राकृतिक संख्याओं की बात आती है तो इनको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो अगर परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं गिनती के लिए प्रयोग होती हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं गिनती के लिए प्रयोग होती हैं। अब जैसे मान लीजिए क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में अगर 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो जब 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे भाई इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप काउंट करोगे, बताओगे कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, लेकिन अगर हम ये कहें कि बताओ इस क्लास में -50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो माइनस कभी भी संभव नहीं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि गिनती हम तभी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब हमारे सामने कुछ मौजूद हो, कुछ स्थिति हो। जैसे अगर हम कहें कि हमारे जेब में कितना रुपया है, मान लो 50 रुपया है, तो हमने कहा 50 रुपया, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हमारे जेब में -50 रुपया है। ठीक, यानी इसलिए जो संख्याएं हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक, तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या अगर देखा जाए तो क्या निगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर को हम गिनती के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 आम रखा हुआ है तो हम 5 ही काउंट करेंगे, ये नहीं कर सकते कि हमारे पास -5 आम है। ठीक, तो कभी भी निगेटिव नंबर जो होता है, ऋणात्मक संख्याएं होता है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक, दूसरा कंडीशन ये पूछा जाता है कि जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आविष्कार अगर देखा जाए तो बाद में किया गया, इसकी जानकारी हमें बाद में दी गई। ठीक, अब हम चलते हैं भाई 0 का आविष्कार कैसे किया गया, तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक, यहां तक उम्मीद है समझ में है। अब देखो, इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम इस 0 को शामिल कर लेते हैं तो जो प्राकृतिक संख्या है वह चेंज हो जाता है। यानी अब हम इसको कहेंगे होल नंबर, हिंदी में इसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो भी प्राकृतिक संख्या है, तो उनके समूह में, उनके समुच्चय में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से अब जो संख्याएं हैं तो वह नेचुरल नंबर से किस में कन्वर्ट हो गई? होल नंबर में, यानी पूर्ण संख्या में। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो संख्याएं होल नंबर हो जाती हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, अब आपके सामने एक क्वेश्चन एग्जाम में उठ सकता है कि भाई 0 का आविष्कार किसने किया? तो भारत के महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जी ने इस 0 का आविष्कार किया। ठीक, तो इस तरीके से 0 का आविष्कार भारत के द्वारा किया गया, बहुत गर्व की बात है। यानी अगर हम 0 को निकाल दें तो फिर हमें कैलकुलेशन में, हमें मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक, लेकिन 0 का इसके साथ जोड़ने पर इस तरीके से देखा जाए कि हमारा भाषा जो हो गया, ये जो सिस्टम हो गया वो और आसान हो गया। ठीक, इसके बाद जब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। ठीक, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्याएं। अब संख्याएं का मतलब क्या होता है कि अभी तक तो आप लोगों ने देखा भाई नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया गया 0 को तो पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद इंटीजर यानी संख्याएं, यानी जो संख्याएं हैं तो संख्याएं वो निगेटिव भी हो सकती हैं, वह पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो इन सबके समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं, यानी संख्याएं बोल देते हैं। ठीक, जैसे इनफाइनाइट,
-5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो भाई देखो ये नेगेटिव है और इसको अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, यानी ये ऋणात्मक है और इसको अगर देखा जाए तो ये धनात्मक है। इन दोनों को मिलाकर यानी जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हैं, इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, यानी संख्याएं बोलते हैं। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक ये जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, उन सभी संख्याओं के समूह को हम संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जो आ जाता है वह इवन नंबर आ जाता है, यानी सम संख्या। सम संख्या, तो भाई सम संख्या एक सिंपल सा हम लोग ये जानते हैं कि जो भी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो उन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सभी संख्याएं जो हैं सम संख्या है। ठीक, एक बार एग्जाम में पूछा गया कि 0 जो है वह सम संख्या है कि नहीं। ठीक है, 0 जो है वह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो जैसे इस तरीके से देखो कि जब हम लोग दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, जब हम लोग दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो एक सम संख्या आता है। ठीक, और जब हम लोग दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमारा रिजल्ट जो आता है वह हमेशा अगर देखा जाए तो हमेशा क्या आ जाता है? तो हमेशा जो है सम संख्या आ जाता है। ठीक, यानी अगर हम इस तरीके से लिखें जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। तो देखो भाई ये 6 सम संख्या है, 6 के बाद देखा जाए तो 4 सम संख्या है, 4 के बाद देखा जाए तो 2 सम संख्या है, 2 के बाद देखा जाए तो 0 होगा, 0 के बाद -2 होगा, -4 होगा। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, सम है या विषम है, तो आप कह सकते हैं कि 0 जो है वह एक सम संख्या है। ठीक, अगर कोई पूछे कि भाई क्यों सम संख्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि देखो अगर हम लोग सम संख्या को किसी सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वह सम संख्या आता है। ठीक, तो यानी अगर 0 को किसी भी हम सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वह इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। ठीक, इस तरीके से अगर देखा जाए तो 0 जो है वह एक सम संख्या है।